ग्रेविटेशन चैप्टर में हम अब तक केप्लर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, इफेक्ट ऑफ हाइट और इफेक्ट ऑफ डेप्थ और इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, 3 चीजें ये पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एट ए पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? इतनी चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ ली हैं। आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, केप्लर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। ठीक, अब तक जो पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस 4 कौन कौन से? केप्लर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आज जो पढ़ने जा रहे हैं 5वां टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, एस्केप वेलोसिटी। तो हेडिंग डालिए, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखें एस्केप वेलोसिटी। पहली बात मैं आपको बता चुका हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ? द रीजन अराउंड द अर्थ इन विच द अनदर पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद है? बहुत अच्छे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ वहां तक होती है जहां तक कोई दूसरा पार्टिकल अर्थ के अंदर, मतलब जहां तक कोई दूसरा पार्टिकल अर्थ का अट्रैक्शन महसूस कर रहा हो, वहां तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मानी जाती है। क्लियर है? और जहां वो अट्रैक्शन इतना कम हो जाए, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैथमेटिकली तो इनफाइनाइट पे जाकर जीरो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली उससे पहले ही जीरो हो जाएगा। प्रैक्टिकली जीरो होना मतलब इतना कम हो जाएगा घटते घटते, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो महसूस होना बंद हो जाएगी। अर्थ के कारण लगने वाले ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो महसूस होना बंद हो जाएगी। जहां महसूस होना बंद हो जाए वहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड को हम मान लेते हैं कि बस खत्म हो गई, यहीं तक फील्ड है। समझ गए ना? जैसे आपसे अगर कोई मेरी पूछे कि भैया आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, तो बोलूँगा भाई मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड की तो रेंज बहुत कम है, जीरो भी नहीं है। जीरो से भी मतलब क्या कहूँ, क्योंकि मेरी फील्ड में कोई दूसरा फोर्स महसूस कर ही नहीं रहा है, बट न्यूटन के मुताबिक फोर्स लग रहा है। समझ में आ रही बात ना? लेकिन उतना कम है कि उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, है ना? ठीक है, सुनो, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब वो रीजन जहां तक कोई दूसरा पार्टिकल अर्थ की फील्ड में, मतलब अर्थ के आसपास रहते हुए कोई पार्टिकल जहां तक फोर्स महसूस करे, वहां तक के फील्ड को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अब उसी के बेस पर हम लोग एस्केप वेलोसिटी को डिसाइड करेंगे। एस्केप वेलोसिटी मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी, बहुत ध्यान सुनिएगा आप, वो मिनिमम वेलोसिटी जो कि किसी ऑब्जेक्ट को देकर एक बार लॉन्च कर दिया जाए, अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को कम से कम वर्ड यूज कर रहा हूं, कम से कम का मतलब उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, कम से कम का मतलब उससे ज्यादा भी रहेगी तो चलेगी, लेकिन अगर मान लो उससे कम होगी वेलोसिटी तो फिर नहीं जा पाएगा बाहर। एस्केप का मीनिंग गायब हो जाना, वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो कि चीजों को क्या कर दे? गायब कर दे। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी एक पार्टिकल को हम अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करें, लॉन्च करें, और वो अर्थ की फील्ड को छोड़कर बाहर निकल जाए। समझ गए ना? अर्थ की फील्ड को छोड़कर बाहर जाना मतलब इनफाइनाइट पर पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। तो हम कहेंगे कि हमने जो वेलोसिटी दी है, वो मिनिमम वेलोसिटी जो हमने दी है, वो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी थी। क्योंकि मिनिमम मैंने बताया, मिनिमम वाली एस्केप होती है, उसके ऊपर जो है वो एस्केप के बियॉन्ड मानी जाती है। तो हमने मोर देन एस्केप अगर दे दी तो पक्का एस्केप कर ही जाएगा भाई। जितनी चाहिए किसी चीज को एस्केप करने के लिए, अगर उससे ज्यादा दे दोगे तो एस्केप कर ही जाएगा, लेकिन अगर उससे कम दोगे तो एस्केप नहीं करेगा, वो एक हाइट तक जाएगा। अच्छा बताओ, किसी ऑब्जेक्ट को हम जितनी ज्यादा वेलोसिटी देकर छोड़ते हैं वो उतनी ही ज्यादा हाइट तक जाता है कि नहीं जाता है? अगर नीचे से किसी चीज को मैं फेंकूं, वैसे भी नॉर्मली मैं अगर कोई भी पत्थर उठा के ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकूंगा उतनी ही ज्यादा हाइट तक जा पाएगा। कारण, क्योंकि मैं जितनी ज्यादा वेलोसिटी देकर फेंकूंगा, समझो उसको मैंने उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दी है, और जब तक वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में नहीं बदल जाएगी तब तक वो ऊपर जाता रहेगा।
और जहां पहुंचकर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, वहीं पर ये मूव करना, ऊपर की ओर मूव करना बंद कर देगा। तो यानी जितना ज़्यादा दूर फेंकना है, जितना ज़्यादा ऊंचाई पर भेजना है, उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी देकर नीचे से लॉन्च करना होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैंने वर्ड यूज़ किया उतनी ही ज़्यादा, लेकिन हम डेफिनेशन बोलेंगे मिनिमम, क्योंकि मैं कह रहा हूं मुझे अगर लॉन्च करना तो मैं कहूंगा भाई ज़्यादा उतनी और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। आपने मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी, तो मैं बोलूँगा भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, और बढ़ाओ वेलोसिटी। तो आपने उसको बढ़ाया 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 बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते आप उसको कितने तक ले गए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तक ले गए। देखिए 300 मीटर पर सेकंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब 11,200 मीटर पर सेकंड, 11,200 मीटर पर सेकंड। कहाँ आप 300 मीटर पर सेकंड पे उम्मीद लगाए बैठे थे? मैंने बोला इतने कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर आप 300 मीटर पर सेकंड, तो कई बार बुलेट की वेलोसिटी होती है ना, राइफल से निकलने वाली बुलेट की वेलोसिटी अक्सर 300 मीटर पर सेकंड तक होती है। तो अगर आपने बुलेट ऊपर की ओर हवा में फायर कर दिया, वो बाहर थोड़ी निकल जाएगी, वापस लौट के आ जाएगी नीचे। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब 300 से कुछ नहीं होने वाला, लगभग कितनी? 11,200 मीटर पर सेकंड। इतनी ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 11,200 है, ये मैंने कहा इतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, पर यही क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके बियॉन्ड दे दोगे तो चलेगा, इससे कम रखोगे तो नहीं चलेगा, इससे कम रखोगे तो वापस लौट आएगी बॉडी। क्यों? क्योंकि वो अभी फील्ड को पार नहीं कर पाई है, और अगर अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को पार नहीं कर पाई है तो समझो अभी भी अर्थ से अट्रैक्शन महसूस कर रही है, मतलब उसके ऊपर नेट अट्रैक्शन जो लग रहा है वो अर्थ की ओर लग रहा है, बॉडी वहां से वापस लौट आएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो डेफिनेशन लिखो जल्दी से पहले। द मिनिमम वेलोसिटी विद विच, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच, the minimum velocity with which a body must be projected, the minimum velocity with which, the minimum velocity with which a body must be projected up, the minimum velocity with which a body must be projected up, must be projected up, must be projected up so as to enable it, so as to enable it, so as to enable enable वाला, enable it to just overcome the gravitational pull, just overcome the gravitational pull। अब just overcome का मतलब है minimum velocity, इससे ज्यादा दोगे तो फिर just overcome नहीं होगा, बल्कि बाहर निकलकर और आगे चला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। तो जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल इज नॉन एज एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड so as to enable it to just overcome the gravitational pull is known as escape velocity। नहीं समझे? the minimum velocity with which the minimum velocity with which a body must be projected so as to enable it to just overcome the gravitational pull of earth is known as escape velocity। समझ गए ना? या फिर और आसानी से अगर लिखना चाहते हैं तो आप और में करके लिख सकते हैं the minimum velocity with which a body must be projected so as it goes out from the gravitational field of earth। वो minimum velocity जिसको दे देने से कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चली जाए तो हम कहेंगे वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? अर्थ के लिए कहलाएगी वो एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए। क्या हर एक प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम होगी? नहीं सर। हालांकि अभी नहीं कहते, जब हम इसको प्रूफ कर लेंगे, इसका फॉर्मूला बना लेंगे, तब और डिसाइड करेंगे। वैसे तो ये बात थोड़ा सा हम सिक्स सेंस लगा कर भी बता सकते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता। कारण क्योंकि जब सर अलग अलग प्लेनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग है, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग है, तो स्मॉल जी पे तो ग्रेविटेशनल पुल डिपेंड करता है ना। एम मास की बॉडी पर कितना ग्रेविटेशनल पुल लगेगा किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल जी पर। जितना ज्यादा स्मॉल जी होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। मून पर लगने वाला पुल अर्थ पर लगने वाले पुल से कम होता है, वही सेम बॉडी पर, उसी सेम बॉडी पर। क्यों? क्योंकि सर जी की वैल्यू बदल जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए अलग अलग प्लेनेट के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। अब समझिएगा पर ध्यान से, अभी कुछ नहीं लिखना आप, अब बिल्कुल पेन कॉपी बंद करके आप आराम से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? डेरिवेशन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ये है हमारी प्यारी सी अर्थ जिसका मास कितना है? कैपिटल एम, और रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। क्लियर? अब एम मास और आर रेडियस की इस अर्थ से हम किसी एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी ऊपर की ओर। ये मत कहना प्रोजेक्टाइल तो सर वो प्रोजेक्टाइल वो वाला प्रोजेक्टाइल नहीं, प्रोजेक्टाइल हर वो चीज़ जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा हो। तो हमने यहाँ से ए पॉइंट से
इस ए पॉइंट से किसी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर, प्रोजेक्टेड अप लिखा है मैंने, प्रोजेक्टेड अप का मतलब है कि ऊपर की ओर, ऐसे नहीं एंगल वैंगल दे करके, समझ में आ रही बात ना। तो प्रोजेक्टेड अप, हमने इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिया। कितनी कम से कम वेलोसिटी देकर यहां से प्रोजेक्ट करें, उसी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। मैंने उसको नाम दे दिया वीई। मान लो कि मैंने स्मॉल एम मास की किसी एक बॉडी को, स्मॉल एम मास की किसी एक बॉडी को वीई वेलोसिटी देकर यहां से क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। और प्रोजेक्ट करने पर ये कहां चली गई, इनफाइनाइट पर पहुंच गई, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मैथमेटिकली कहां जीरो होती है, इनफिनिटी पर। तो हम कहेंगे भाई इनफाइनाइट तक भेजना है। कहां तक भेजना है इसको, इनफाइनाइट तक। कहां से भेजना है, अर्थ के सरफेस से भेजना है। बार बार कह रहा हूं, कहां से भेजना है, अर्थ के सरफेस से भेजना है। कहां तक भेजना है, इनफाइनाइट तक भेजना है। लेकिन ना तो हम यहां से स्टार्टिंग करते हैं चीजों की, ना एक्सट्रीम कंडीशन से कभी स्टार्टिंग नहीं करते, याद है। तो हम मान लेंगे कि मान लो जब मैंने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये बॉडी कहां थी, मान लो कि ये P पॉइंट पर थी। कहां थी, P पॉइंट पर थी। जो P पॉइंट कितनी दूर है अर्थ के सरफेस से, x डिस्टेंस दूर है। या एक काम करते हैं, अर्थ के सरफेस से नहीं लेते, सारी दूरियां कहां से लेते हैं हम, हमेशा सेंटर से। तो मान लिया अर्थ के सेंटर से कितनी दूर है ये पर्टिकुलर पॉइंट P, x डिस्टेंस दूर। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को P से कहां तक ले जाना चाहता हूं, केवल Q तक। बताओ P से Q के बीच कितनी दूरी होती है, स्मॉल डिस्टेंस कितनी, dx। वेरी गुड, याद आ रहा है। एकदम उल्टा है जो हमने पहले डेरिवेशन किया ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उसका जस्ट उल्टा है भाई। उसमें हम क्या कर रहे थे, बॉडी को ला रहे थे, वर्क ऑब्टेन हो रहा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई थी, वर्क डन नेगेटिव आया था। अब हम बॉडी को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। पहले से पता होना चाहिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी से आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि हम सही जा रहे हैं। क्लियर, बोलो P से Q कितनी दूर है, dx डिस्टेंस दूर। तो P से Q तक ले जाने में किया गया वर्क निकालेंगे, P से Q तक ले जाने में किया गया वर्क निकालेंगे, और फिर टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। बोले तुम्हें कोई डाउट हो तो, बहुत बढ़िया, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, आपको ज्यादा भी कुछ नहीं लिखना है, समझना है बस। कंसिडर दैट अर्थ इज अ स्फीयर, कंसिडर दैट अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। मान लिया कि अर्थ जो है वो स्फीयर है, कितने मास का, m मास का, और रेडियस कितनी है, r। ओके, लेट ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ve, विद वेलोसिटी ve फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कहां से फेंकी इसको, सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये वही मिशन है जो हम भेजते हैं, वही मिशन भेज रहे हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर, विद वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, सो एज, है ना, हाँ, सो एज टू इनेबल इट टू जस्ट overcome the gravitational pull, overcome the gravitational pull of earth। समझ गए, बोलो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। क्या बच्चे, P वो पॉइंट नहीं है, सुनो ना बच्चे, असलियत में हम यहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कहां भेज रहे हैं, इन्फिनिटी पर भेज रहे हैं। अभी ये कहां जाएगा, यहां जाएगा। क्लियर है। इन्फिनिटी पे जाने का मतलब समझो फील्ड से बाहर हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो सब चीज की फील्ड जीरो हो जाती है, समझ गए ना। तभी वो स्केप माना जाएगा, मैथमेटिकली स्केप तभी माना जाएगा जब वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए। और मैथ्स कहता है कि ग्रेविटेशन फील्ड इन्फिनिटी पे जीरो होगी, उससे पहले जीरो नहीं होने वाली है। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ जल्दी से देखकर, फोर्स ऑन, है ना, ये भी कह सकते, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एज शोन इन फिगर। हमने फिगर में जो जो चीजें दिखाई हैं वो सब एग्जामिनर वहां से ले लेगा फिगर से। अब बताओ, फोर्स ऑन द बॉडी एट पॉइंट P, ऑन द बॉडी एट पॉइंट P। जब ये बॉडी मूव करते करते, हमने यहां से लॉन्च कर दिया, लेकिन लॉन्च करते करते किसी ना किसी समय P पॉइंट पे, कहीं भी, जनरली किसी भी पॉइंट पर जहां आपका मन करे वहां मान लो उस पॉइंट को, कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी। जहां वो पहुंची हमने मान लिया उसकी दूरी कितनी है, x। अब वो x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि कोई कहेगा मैं तो भैया यहां मानूंगा, कोई कहेगा मैं यहां मानूंगा, तो ये x कैसा हो गया, वेरिएबल। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, हर व्यक्ति अलग अलग मानेगा। क्लियर। तो इसका मतलब हम कहेंगे फोर्स ऑन द बॉडी एट पॉइंट P कितना हो जाएगा बच्चों, F बराबर G m m अपॉन x स्क्वायर।
होगा। पी पॉइंट की दूरी कितनी है सेंटर से, x, तो फिर gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर वाला फॉर्म लगा दिया। अब बताओ, अब हम कहेंगे नाउ द वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब तो वर्क करना ही पड़ रहा है वैसे भी, वर्क डन टू मूव इट फ्रॉम P टू Q, इसको P से Q तक ले जाने में किया गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितने के इक्वल हो जाएगा सर, DW बराबर F इंटू dx। मुझे पूरी मेरी बात समझ में आ रही होगी। DW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू बता दो, GMM अपॉन x स्क्वायर dx। ये आया केवल वो वर्क, ये केवल वो वर्क आया जो P से Q तक ले जाने में किया गया, P से Q तक जाने में किया गया वर्क है। अब देखो फिर वही बात आती है, अब ध्यान समझना, ये dx उतना छोटा है जितना छोटा हम सोच सकते हैं। इसी वजह से हमने फोर्स को क्या मान लिया है, कांस्टेंट, नहीं तो P और Q पॉइंट पर फोर्स सेम नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों इतना आइडियली हम अभी तक नहीं जा पाए हैं कि हम ये पता करें कि P पे फोर्स अलग और Q पे अलग है। तो मैथमेटिकली P पॉइंट पर फोर्स अलग होगा और Q पे अलग होगा, कारण क्योंकि अगर ये दो अलग अलग पॉइंट है तो इनकी दूरियां सेंटर से अलग अलग होंगी मैथ्स के मुताबिक, समझ ना। इसीलिए मैथमेटिकली चीज़ों का प्रूव होना चीज़ों को आइडियल बना देता है, समझ लो ना। जितना ज़्यादा मैथमेटिकली प्रूव्ड होंगी वो बातें और उनमें एजम्पशन जितने कम से कम लिए जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ क्या रहेगी, ऑथेंटिक रहेगी, ऑथेंटिक। क्लियर है। लेकिन चूंकि उतना ज़्यादा अभी हम नहीं जा पाए हैं, मैं कह रहा हूँ हम इंसानों की अभी इतने बस की बात नहीं हुई कि हम ये सोचें कि P पे अलग फोर्स और Q पे अलग फोर्स, और तब उसके हिसाब से करो सर, वेरिएबल फोर्स लेके करो। हमने यहाँ पर क्या मान लिया, हालांकि ये फोर्स हमने अभी भी वेरिएबल लिया है। कैसे लिया वेरिएबल, क्योंकि इसमें x आ गया, तो ये वेरिएबल है ऑलरेडी, यहाँ एजम्पशन नहीं है, यहाँ मत सोचेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आपको ये समझना है P से Q के बीच में आपको मानना है कोई चेंज नहीं आया खास, क्योंकि P और Q के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। क्लियर, बहुत अच्छे। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना होगा बताओ, वेरी गुड, टोटल वर्क डन टू मूव इट फ्रॉम, बोलो कहां से कहां। अब मुझे टोटल निकालना है तो कहां से ले जानी होगी, सरफेस से कहां ले जानी होगी, इन्फिनिटी पर। तो सरफेस टू इन्फिनिटी मतलब कहां, ए से इन्फिनिटी, फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है ए पर लोअर लिमिट, मतलब जहां से लेके वो लोअर लिमिट होती है, जहां लेके वो अपर लिमिट। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लेनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इक्वल टू GMM अपॉन x स्क्वायर dx। बताइए लिमिट r से लेकर, कोई शक रहा इसमें किसी तरह का नहीं। ये r क्यों लिया गया, क्योंकि सर हमने ओरिजिन यहां माना है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है सर, r है। तो इसका मतलब r टू इन्फिनिटी। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये DW का इंटीग्रेशन बताइए, W, G भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, स्मॉल m भी कांस्टेंट, ये ऊपर जाकर क्या हो गया x की पावर -2 dx, लिमिट r से लेकर इन्फिनिटी। कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। अब भाई आपको इसका इंटीग्रेशन तो आता ही होगा है ना, GMM, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट r टू इन्फिनिटी। W इक्वल टू GMM, और ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन x। कैसे बनाया -1 अपॉन x, ये माइनस यहाँ ले लिया और x की पावर -1 को नीचे ले जाके x की पावर +1 कर दिया, तो -1 अपॉन x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r टू इन्फिनिटी। क्या आप मुझे बताएंगे W कितने के इक्वल हो जाएगा सर, ये W हो जाएगा GMM इनटू में, बताइए एक बार अपर लिमिट मतलब कितना, -1 अपॉन इन्फिनिटी, फिर बीच में माइनस का साइन, एक बार लोअर लिमिट कितना, -1 अपॉन r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, W इक्वल टू कितना आ गया, GMM अपॉन r। जरा एक बात बताओ, क्या आप जानते नहीं थे सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, -GMM अपॉन r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, -GMM अपॉन कैपिटल R, सरफेस ऑफ अर्थ पर, यही थी ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पर क्या थी, मिनिमम, क्या थी, एक तरीके से मिनिमम। उसके ऊपर
जीरो हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो, जीरो को माना गया था मैक्सिमम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आप खुद बताओ, वहां से यहां लाने में किया गया काम कितने के इक्वल आया था? -gm/r। वो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा था कि इतना वर्क हमें ऑब्टेन हुआ है। अगर किसी बॉडी को हम इन्फिनिटी से यहां लाए तो हमें इतना वर्क ऑब्टेन हो गया। आप किसी बॉडी को यहां से इन्फिनिटी पे भेजना चाहते हो, इतना वर्क करना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या भी मिलेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल होता रहेगा, फॉलो होता रहेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग मानते हैं कि अभी तक क्या नहीं हुआ है, गलत साबित नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात ना? इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां से यहां आने में 10 जूल वर्क होगा, 10 जूल नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, x जूल वर्क होगा, तो नीचे से ऊपर वहीं भेजने पर कितना वर्क करना पड़ेगा? x जूल वर्क करना पड़ेगा। अब वो किसको ऑब्टेन हुआ था और कौन कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? सरकारें बदल गई, मामला बदल गया, उससे मतलब नहीं है। ऑब्टेन किसी और ने किया था, करना किसी और को पड़ रहा है, हो सकता है, क्लियर है? लेकिन करना उतना पड़ेगा, तब तक वो वहां तक नहीं जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अगर हमें इतना वर्क है, बच्चे ध्यान लगाओ, अगर हमें इतना वर्क करना पड़ा, वर्क, तो ये वर्क हम इस बॉडी को देंगे तो वहां तक जाएगी ना। इतना इसके ऊपर वर्क करेंगे तो जाएगी ना। हम बॉडी को लॉन्च करते समय उस पर जो वर्क करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और वैसे भी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी यहां रखी हुई थी, एक रॉकेट हमने यहां लगा के रखा हुआ था रेस्ट में अभी, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब हमने उसको लॉन्च किया तो उस समय की वेलोसिटी कितनी? ve, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? v, हाफ m ve का स्क्वायर माइनस ue का स्क्वायर, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, यू तो जीरो ही है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में आने वाले चेंज है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो इस वर्क के क्या होगा? इक्वल। वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके इक्वल लग देंगे, वहां से क्या निकल आएगा? v की वैल्यू निकल आएगी। मुझे पूरी उम्मीद बात समझ में आ रही होगी। v की वैल्यू का आना ही समझ लीजिए क्या आना है, इसके वेलोसिटी का आ जाना है। क्लियर हो रहा है? पक्का? पहले इसको नोट डाउन करेंगे, इसके आगे बात करेंगे, ठीक है ना? जल्दी कर लीजिए। चलिए आप लिखेंगे इसके आगे, भाई बस जल्दी से इसको मिटाते हैं और जल्दी से एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है आपको। लिखिए, इफ VE इज द वेलोसिटी, इफ VE इज द वेलोसिटी, या इफ VE इज द एस्केप वेलोसिटी, ऐसा करके लिख लो। इफ VE इज द एस्केप वेलोसिटी, if VE is the escape velocity, then the kinetic energy, if VE is the escape velocity, then the kinetic energy which should be given to the body, then the kinetic energy which should be given to the body on the surface of earth is equal to kinetic energy which should be given at the surface of earth is equal to, कितनी हो जाएगी? अगर मान लो एस्केप वेलोसिटी कितनी है? VE है, तो उसको दी जाने वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m VE स्क्वायर। बोलो कैपिटल M या स्मॉल m? स्मॉल m। क्यों स्मॉल m? स्मॉल m किसका है? बॉडी का है, अर्थ का नहीं है। बॉडी का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर प्रोजेक्ट तो बॉडी को कर रहे हैं ना, अर्थ को थोड़ी ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम वेलोसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग देंगे। समझे ना? बहुत अच्छे। तो हाफ m VE स्क्वायर, ठीक है। अब यही हाफ m VE स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा? इस GMM अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं बच्चों? बहुत अच्छे, ठीक है ना? चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये सेकंड इक्वेशन बना लो और इसको फर्स्ट, और फिर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहती है, या अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल है, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब 1/2 m VE का स्क्वायर बराबर GMM अपॉन R। बोलो बात समझ में है कि नहीं? स्मॉल m से स्मॉल m, बोलो ना बच्चों, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, क्या बच गया? VE का स्क्वायर बराबर 2GM अपॉन R। इसका मतलब VE बराबर √2GM अपॉन R। क्या कहने हैं भाई, वाह मजा आ गया। ये फॉर्मूला बन गया है भाई बच्चों, किसका? एस्केप वेलोसिटी का। सुनो सुनो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय VE इज इक्वल टू √2GM अपॉन R। भूलिएगा नहीं, तीनों कैपिटल हैं, कैपिटल G, कैपिटल M, कैपिटल R। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल M?
मास ऑफ अर्थ। व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस ऑफ अर्थ। और जी तो आप जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतने में कोई डाउट है? नहीं। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, बोलो क्या जानते हैं? नाउ वी नो दैट स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बोलो कोई डाउट तो नहीं? इसका मतलब कैपिटल जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। कोई डाउट है इतने में? पक्का? बहुत अच्छे। तो जी एम की जगह पर, कैपिटल जी एम की जगह पर क्या रख सकता हूँ? जी आर स्क्वायर। इसका मतलब वी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 जी आर स्क्वायर अपॉन आर। इस आर से ये आर कैंसिल, वी ई इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर। ये जो फॉर्मूला बन के आया यही इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इसके वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, एक कैपिटल जी के टर्म्स में और एक स्मॉल जी के टर्म्स में। यही कह लो एक मास ऑफ अर्थ के टर्म्स में और एक रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में। हालांकि ये मास और रेडियस दोनों चाहिए इसको केवल रेडियस चाहिए। बोलो 2 कांस्टेंट स्मॉल जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। बोलिए कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। एट द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड। आर रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स्ड है या वेरिएबल? फिक्स्ड है सर, कोई रोज रोज थोड़ी वेरी करती है अर्थ की रेडियस, तो फिक्स्ड। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसके वेलोसिटी इज नॉट वेरिएबल, इट इज आल्सो कांस्टेंट। यानी अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना हो और उसको अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर निकालना हो तो फिर उसको दी जाने वाली वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, उसको दी जाने वाली मिनिमम वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। मिनिमम वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ गए ना? हाँ, इसके ऊपर दोगे कोई दिक्कत नहीं, इससे कम दोगे तो नीचे रहेगा, इसके ऊपर दोगे तो आगे जाएगा, लेकिन अगर कम से कम इतनी दे दोगे तो एस्केप कर जाएगा, लौट कर वापस अर्थ के सरफेस पर नहीं आएगा। अभी डिस्कशन में सब बातें आएंगी जो तुम पूछ रही हो। पहले इसमें मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लो एक बार, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। चलो जी, इन सब की वैल्यूज रखकर, इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज रखकर हम क्या निकाल लेंगे? वेरी गुड, इसके वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बच्चों बात समझना ध्यान से, बताओ वी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू जी। ध्यान से देखो, जी की वैल्यू कितनी? 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। नहीं समझे? किस में बदल दिया? मीटर में। क्यों बदला सर? इसको लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो फिर इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में नहीं ले, मतलब किलोमीटर में नहीं ले सकते। किस में लेना पड़ेगा? मीटर में लेना पड़ेगा। उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, किससे? कैलकुलेटर से। तो क्या आ गया? 11,200 कुछ आएगा, लेकिन 11.2 डायरेक्ट लिख देता हूं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किसी भी बॉडी को, सुनो ध्यान से, किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देकर प्रोजेक्ट कर दें तो वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर निकल जाती है या अर्थ से एस्केप हो जाती है। और अर्थ से एस्केप होने का मतलब लौटकर वापस अपने आप अर्थ के सरफेस में नहीं आती या अर्थ के फील्ड में नहीं आती है, ठीक है ना? बियॉन्ड चली गई, कहां गई कुछ पता नहीं, अभी के लिए हमें नहीं पता। कंट्रोल्ड रहेगा अगर मोशन हमारा तो हम उसको रास्ता दिखाएंगे कि अर्थ की फील्ड को छोड़ के अगर जा रहे हो तो कहां जाना है। बात को समझना। अगर हम क्या कर रहे हैं ये सब काम, अगर यही काम इसरो नासा बैठ करके अपने स्पेस कहां से कर रहा होगा? जहां उनके रिसर्च सेंटर हैं, तो रिसर्च सेंटर से कर रहा होगा तो कंट्रोल्ड होता है, वो मोशन कंट्रोल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? देखो एक तो सिर्फ ये है कि आपने एक बॉल उठाई, बस फेंक दी कहीं भी, कहीं भी खड़े होके कहीं से भी फेंक दी। कितनी वेलोसिटी देकर? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देकर। समझ रहे ना मेरी बात? तो वो बॉडी कहां गई आपको नहीं पता, लेकिन हाँ ये कंफर्म कह सकते हो कि अर्थ के सरफेस, अर्थ की फील्ड से बाहर निकल गई होगी। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। तो एस्केप वेलोसिटी मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहां तक कोई डाउट है किसी भी प्रकार का? नहीं जी। अब बातें करते हैं थोड़ी सी, अब थोड़ा डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है ना? बताओ, अगर मान लो मैं किसी एक 5 किलोग्राम की एक बॉल को और 1 किलोग्राम की एक बॉल को प्रोजेक्ट करना चाहता हूं और अर्थ से एस्केप कराना चाहता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम की 2 बॉल मेरे पास हैं, मैं दोनों को अर्थ से एस्केप कराना चाहता हूं, मुझे किसको ज्यादा वेलोसिटी देनी होगी? पक्का? देखो अब एक और बात बताता हूं इसी के साथ साथ आपको, कितनी खास बात है। एक टॉपिक को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझा, मेरे पहले ही सवाल का जवाब आपने इतना अच्छा दिया कि मुझे अब अगला सवाल पूछने का मन नहीं हो रहा, बस हो गया। समझ में आ रही बात ना भाई? आपने बोला सर दोनों को इक्वल, अगर तुम में से किसी के भी दिमाग में ये आ रहा है
कि सर जो भारी है उसको ज़्यादा वेलोसिटी और जो हल्की है उसको कम वेलोसिटी, अगर ये आ रहा है तो समझो कि आप बहुत ही नेचुरल माइंड के साथ सोचते हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ नहीं। एक नेचुरल माइंड मतलब सामान्य तौर पर व्यक्ति ऐसे ही सोचता है। आप किसी आम आदमी से बात करेंगे वो यही कहेगा कि यार किसी चीज़ को फेंकना हो तो बताओ, मान लो, एक बात सुनो ध्यान से, एक बार फिर सुनो मेरी बात ध्यान से। अब तुम नीचे खड़े हो, नीचे खड़े हो करके किसी भी आम आदमी से बात करना या आपस में दो दोस्त बात करना कि भाई यहां से मुझे अपना बैग कैच कराना है ऊपर भैया को, एक बिल्डिंग ऊपर, बस एक बिल्डिंग ऊपर, और एक व्यक्ति को एक बॉल कैच करानी है। आपके बैग का वजन उसकी बॉल से 10 गुना ज्यादा है सपोज करिए, और आप नीचे से फेंक कर कैच कराना चाहते हैं। तो अगर तुम आपस में बात करो और उसको बताओ कि बताओ भाई किसको ज्यादा ताकत लगानी, किसको ज्यादा वेलोसिटी देनी होगी, तो फिर अगर वो कहने लगे कि भाई तुम्हारे बैग का वजन चूंकि ज्यादा है इसलिए तुम्हें ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो वो गलत सोच रहा है। और अगर आप भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो आप भी गलत सोच रहे हैं। वेलोसिटी दोनों को सेम देनी पड़ेगी लेकिन ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी ज्यादा मास वाले को। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? कारण सुनो ये बच्चे ध्यान लगा उधर। कारण क्योंकि हम जो उसको दे रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी तो दोनों की सेम है बट मास डिफरेंट है, इसलिए दी गई काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या होगी? डिफरेंट। सर हमसे तो बस इतना कहा गया कि आप किसी भी तरह बॉडी को कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो, वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी पक्का। अब ये देना या ना देना तुम्हारे हाथ में है, समझ गए ना? जैसे अब तुम दे भी नहीं पाओगे, मैं तो तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि तुम किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देकर फेंक दो, तुम्हारे बस में है इतना? कभी भी नहीं कर सकते हम, समझ गए ना? स्पेस मिशन जब हम लॉन्च करते हैं कितनी ताकत लगानी पड़ती है, कितना फ्यूल बर्न करना पड़ता है, कितना उस पर एक्शन और रिएक्शन का केस कैसे लगा करके कितनी मेहनत से वो होता है लॉन्च। इतना आसान नहीं है कि हमने बस उठाकर फेंक दिया, ये हमारे बस की बात नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि सर इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी ना वो इतनी ज्यादा होगी, वो हमारे बस में है ही नहीं समझे? आप इस वी की वैल्यू यहां पर कितनी रखो? 11,200 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करो, और फिर अगर वो 1 ग्राम की भी बॉडी है ना, 1 ग्राम की भी, तो भी उसको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ गए ना? 11,200 का स्क्वायर इंटू 1 ग्राम, अगर 2 ग्राम की भी बॉडी ली तो भी कितना जाएगा? 11,200 का स्क्वायर। हालांकि उसमें किलोग्राम में बदल के थोड़ा नीचे आ जाएगा, 6 से 0 डिवाइड कर देंगे, समझ रहे ना? लेकिन तब भी वो कितनी ज्यादा वेलोसिटी, कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? बहुत ज्यादा। उतनी एनर्जी प्रोवाइड करना हमारे बस की बात नहीं है, ये काम मशीन से ही कर सकती हैं, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? पकड़ पा रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है ये? श्योर? बहुत अच्छे। अगर एक बिल्ली और एक हाथी, हम दोनों को अर्थ के सरफेस से एस्केप कराना चाहते हैं, किसको ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी? सर दोनों को सेम वेलोसिटी देनी होगी। कितनी? मिनिमम कितनी? 11.2। वेरी गुड, मिनिमम 11.2 मींस अगर तुमसे पूछे कितनी वेलोसिटी देनी होगी तो जवाब देना चाहिए वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बोलो मैंने ये क्यों लिखा? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों लिखा? ये तो मिनिमम है, इससे ज्यादा दे दोगे चलेगा, लेकिन सर इससे कम दे दिया तो मतलब वापस हमारे मुंह पे गिरेगा, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? बिल्कुल, वेरी गुड। अब बड़े काम की बात, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। एक बहुत ही अच्छा सवाल उठा है, सुनो। जो हमें इसमें एयर रेजिस्टेंस मिलेगा उसको हमने नेगलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इसलिए मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि बेहतर होगा ये कहो कि इससे ज्यादा ही देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी तक एयर रेजिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं की है। और एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उनको समझाने के लिए ही वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है ना? एक्स लेकर के, कि जिनको ये लगता है कि एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। अगर एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दोगे ना तो वो एक्स किसी भी कीमत पे छोड़ता नहीं, खत्म कर देता, ठीक है ना? मार देता सामने वाले को। लेकिन चूंकि हमें यकीन था इस बात का कि भाई एयर मॉलिक्यूल इसको यहां से लेकर यहां तक आने में क्या कर देंगे? रजिस्ट करेंगे पक्का 100 के 100%। ये चक्कर जब यहां से यहां वापस आएगा ना तो एयर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, हम उसको जबकि हर बार क्या मान के चलते हैं? नेग्लिजिबल। उसकी काइनेटिक एनर्जी का पक्का कुछ पार्ट जब वो नीचे से काइनेटिक एनर्जी लेकर आता है ना ऊपर तक, मीन पोजीशन पर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। लेकिन उसी काइनेटिक को वो जब ऊपर आता है तो किसमें बदलता है? पोटेंशियल एनर्जी में। वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल में बदलते बदलते केवल काइनेटिक से पोटेंशियल में नहीं बदलती, साथ ही साथ थोड़ी बहुत एनर्जी
एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने में भी जाती है। तो इसीलिए उस टोटल एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्च हो चुका होता है वहां तक आते आते, इसलिए वो कभी भी उतनी ऊपर तक नहीं जा पाता। अगर यही काम एयर की एब्सेंस में कराया जाएगा तो 100 के 100% वहीं तक जाएगा जहां से छोड़ा था। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन उससे पहले क्यों रुक जाता है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होता है। तो यहां हम हालांकि एयर रेजिस्टेंस को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्लियर है? वो तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहां तक रहेगा? जहां तक कम से कम एटमॉस्फेयर है वहां तक तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट ना करो, घबराओ मत। जब हम, अच्छा सुनो, हमने यहां पर एक थ्योरेटिकली पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल अगर इतना ही आसान होता तो हर व्यक्ति अपनी छत से लॉन्च कर दिया करता, ठीक है ना, मार्स पे मिशन कि मैं भी भेजता हूं, चलो अपनी छत से, ठीक है ना। तो अपनी छत से हम ये लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कुछ है इसके पीछे। और हाँ, इतना जरूर है कि थ्योरेटिकली ये मिनिमम वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी कम से कम चाहिए, बशर्ते कि कंडीशन सारी कैसी रहे? आइडियल। समझ गए ना? आइडियल कंडीशंस रहें। आइडियल मतलब जो जो हमने माना वैसी रहें। अब वैसी कंडीशंस रहेंगी नहीं, इसलिए हमें काम करना। अब सुनो एक और बात, बच्चे, केवल इतना ही नहीं होता, हम लोग दिमाग और भी बहुत सारी चीज़ों पर लगाते हैं। आइडियल कंडीशन के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जिस समय आप इसको लॉन्च कर रहे हैं उस समय का वेदर कैसा होगा, उस समय हवाएं जो है, विंड जो है वो किस ओर चल रही होंगी, उस समय एयर की रोटेशनल स्पीड किस तरफ होगी। समझ रहे हो ना? आप जहां से लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट को, वहां पर उस समय अर्थ की, अगर अर्थ की रोटेशनल स्पीड, जहां से आप लॉन्च कर रहे हो रोटेशन कर रहा है ऐसे और आप लॉन्च कर रहे हो ऐसे, तो यार एक बात तो बताओ, अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे। एवरी बॉडी इन ए मूविंग बॉडी, एवरी बॉडी एसोसिएटेड विद ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज मूविंग। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, जो हम वो सैटेलाइट जो या जो भी स्पेस शटल जो हम लॉन्च कर रहे होते हैं, वो खुद वो हर समय मूव कर रहा होता है। किसके साथ? अर्थ के साथ। अर्थ पे बैठे हुए हम भी रोटेट कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? क्लियर है? तो लगातार रोटेट कर रहा होता है। अब उस रोटेशन के साथ साथ अगर अर्थ का रोटेशन है मान लीजिए ऐसे और हमने लॉन्च कर दिया ऐसे, तो भाई इनर्शिया क्या कहेगा कि कहाँ जा रहे हो भाई, जाओ वहीं रहो। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? इनर्शिया चाहता है बॉडी जिस कंडीशन में उसी में रहे। तो इसलिए जैसे लॉन्ग जंप करने के लिए बंदा क्या करता है? पहले से दौड़ता हुआ आता है। फास्ट बॉल करने के लिए बॉलर क्या करता है? लंबा रन अप लेता है। तो पीछे से दौड़ता हुआ क्यों आ रहा है? ताकि पहले से उसके हाथ में जो बॉल है, अगर वो दौड़ रहा है तो बॉल भी दौड़ रही है। इसका मतलब जितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है उतनी वेलोसिटी से बॉल दौड़ रही है। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से दौड़ती हुई बॉल को आप फेंकेंगे उतनी ही तेज निकलेगी बॉल। बात समझ आ रही ना? क्योंकि आप ऑलरेडी उसको मोशन दे चुके हैं, इनर्शिया उसका अपोज नहीं करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए खड़े खड़े फास्ट बॉल नहीं करा सकते आप, खड़े खड़े या थोड़ा छोटा सा रनअप लेकर के फास्ट बॉल नहीं कराते, है ना? अगर आपको स्लो बॉल करानी है तो हो सकता है ऐसा, समझ मेरी बात ना? स्लो स्पीड के साथ बॉल करनी है तो आप खड़े खड़े डाल दीजिए बॉल, ठीक है ना? समझ मेरी बात? क्लियर है? बहुत अच्छे। तो अभी बात समझ में आ गई? यानी हम केवल इतने को सोचकर ये नहीं मान लेंगे कि हम लोग इसरो के साइंटिस्ट बन गए, ठीक है ना? हमने करना क्या है? अभी बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत आगे जाना है, बहुत बियॉन्ड इसके, ठीक है? ओके, पहली बात, एक मोटी मोटी बात क्या समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, एक फिर वापस बोल रहा हूं, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। सही है गलत? पक्का? हाँ, चाहे 1 किलोग्राम की बॉडी हो चाहे 100 किलोग्राम की बॉडी हो, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। लिख लीजिए मोटे मोटे तौर पर ये पॉइंट, नोट पॉइंट के तौर पर, ठीक है ना? है ना? एक मिनट, क्या था? अच्छा, if VE is the escape velocity of the body, then the kinetic energy which should be given to the body at the surface of earth is given by यहां से शुरू करना है फिर, है ना? ये तो लिख लिया होगा कि नहीं लिखा इसको? हो गया ना? बहुत अच्छे। अब लिखिए ऐसा लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में लिखिए, द escape velocity of the body does not depend upon the mass of the body. The escape velocity of the body does not depend upon the mass of the body, but it depends upon the mass of that planet. समझ रहे हो ना? बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है, ये ध्यान रखिएगा। जिस भी प्लेनेट से छोड़ रहे हैं, हालांकि हम अर्थ के लिए बोले, ये स्पेशली किसके लिए है? अर्थ के लिए। ये मून के लिए नहीं है, ये मार्स के लिए नहीं है, जुपिटर के लिए नहीं है, ये अर्थ के लिए है स्पेशली। समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द
मास ऑफ द प्लेनेट। क्लियर ना? मास एंड रेडियस भी कह सकते हो, मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। हाँ बिल्कुल 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 मेरे बच्चे, यही तो प्यार, यही तो काम की बात है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी ग्रेविटेशन चैप्टर की, कि हम पढ़ रहे हैं सब कुछ अर्थ के बारे में, लेकिन सब एप्लीकेबल है सब चीजों पर। यहीं पर आप कैपिटल एम रखिए, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तुमको, अभी मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछूंगा कि एन आर्टिफिशियल प्लेनेट या ए हाइपोथेटिकल प्लेनेट ऑफ मास 4 times the mass of earth and radius half of radius of earth, what should be the escape velocity of that planet? समझिए ना? तो तब आप किससे कंपेयर करोगे? इसी से कंपेयर करोगे। तो अलग अलग प्लेनेट के लिए हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा अपनी अर्थ के लिए है, पर ये अर्थ के लिए एप्लीकेबल, सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर बस आपको भाई कैपिटल जी तो सबके लिए सेम होता है, बस एम बदलेगा आर बदलेगा, उसके बदल जाने से चीजें बदल जाएंगी। क्लियर है? अभी को डाउट है? बहुत अच्छे। प्लेनेट के बार बार कह रहा हूँ, प्लेनेट के मास पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? अच्छा, क्या मैं आपसे ये भी कह सकता हूं, देखो 4 ऑप्शन, अच्छा मैं 4 स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, आप मेरे को बताइए इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, करेक्ट। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द प्लेनेट। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्लेनेट। सोच लो, दोबारा बोलूं, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्लेनेट। गलत है, गलत है। अच्छा गलत है तो सही क्या होगा? स्क्वायर रूट। समझ गई ना बच्चे? क्या है? अंडर रूट 2gr। मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मुझे बोलना चाहिए था स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। यही तो फंसते हैं बच्चे, समझ रहे हो ना? सुनो एक मिनट सुनो, कितना बड़ा धोखा होता है कि आप जो ये बता रहे हैं ना, वो भी सोच के बता रहे हैं, तुक्का नहीं मार रहे हैं, कि तब भी गलत हो गया, यानी आप दिमाग भी लगा रहे हो तो भी गलत हो गया। और दिमाग लगा के जब क्वेश्चन करके आते हैं ना, बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैं सही करके आया हूं, और उस कॉन्फिडेंस को सराह करके क्या कर देते हैं, 1 मिनट में तोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। अब ध्यान लगाओ, मैं यहां से कह सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 2r इंटू जी। अब ये है डायमीटर, तो मैं कह सकता हूं VE इज इक्वल टू अंडर रूट D इंटू जी। समझ गए ना? अब चौथा स्टेटमेंट, अभी मेरा तीसरा था ये गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ द एस्केप वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायमीटर एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्लेनेट। यस अब सही है, स्क्वायर ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। समझ गए ना? बहुत अच्छे। सॉरी स्मॉल जी होगा भाई, गलती है ना, स्मॉल जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। लिखो एक और पॉइंट लिख लो, है ना? लिखिए द स्क्वायर ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, the square of the escape velocity is equal to, the square of the escape velocity is equal to, the square of the escape velocity is equal to the product of the diameter, the square of the escape velocity is equal to the product of the diameter of earth and value of acceleration due to gravity at the surface of earth, and is equal to the diameter of the earth and is equal to the product of the diameter of the earth and the acceleration due to gravity at the surface of earth and the acceleration due to gravity at the surface of earth। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा एक और बात है, स्मॉल m का फॉर्मूले में ना होना बता रहा है क्या कि ये इसके m पे डिपेंड नहीं करता? क्या केवल इसको देखकर आप बोल रहे थे कि m पे डिपेंड नहीं करेगा? नहीं सर, इसको देखकर नहीं बोलना है गलती से भी, क्योंकि कई बार चीजें जब नहीं भी दिखती हैं फॉर्मूले में, वो तभी भी इनडायरेक्टली होती हैं। समझ गए ना? लेकिन सर चूंकि डेरिवेशन करते समय स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया था, अगर हम स्मॉल m को कुछ और सब्स्टिट्यूट कर देते, जैसे इसको देखकर क्या आप कह दोगे कि कैपिटल जी पे डिपेंड नहीं करता है? क्या आप इसको देखकर कह दोगे कैपिटल जी पे डिपेंड नहीं करता है? बोलेंगे सर कैपिटल जी पे ही तो डिपेंड करता है, क्योंकि स्मॉल जी में खुद कैपिटल जी छिपा हुआ है। समझिए ना? क्योंकि हमने यहां पर जीएम को सब्स्टिट्यूट किया है GR स्क्वायर के इक्वल, कटा नहीं है, वो कटा नहीं है। लेकिन यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया था? कैंसिल। इसलिए उसको तो वो तो जो चीज कैंसिल हो गई खत्म उसकी कहानी, इसलिए मास पे डिपेंड नहीं करता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं?
बहुत अच्छे। बस लास्ट पॉइंट है आपके लिए, आप मुझे इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ अर्थ के टर्म्स में बता दीजिए। डेंसिटी एंड रेडियस के टर्म्स में बता दो तो और अच्छा रहेगा। डेंसिटी एंड रेडियस कर पाओगे? लेंगे अभी। देखो क्या करना है, वी इज इक्वल टू कहां पे रखोगे बताओ? अगर मुझे चाहिए रेडियस और डेंसिटी के टर्म्स में तो सर इस वाले में रखेंगे, इस वाले में। तो हम कह देंगे ये हो जाएगा 2g इंटू मास को क्या लिख देंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन में बच्चों रेडियस का क्या था r, केवल r था, तो ये कट जाएगा बस। वी कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अंडर रूट 2g। यह काम कर लो, बोलो क्या क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट में से क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2, आर स्क्वायर बचा यहाँ, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट r बाहर आ गया। बोलो अंदर क्या बचा, वो बचा आपका 2g पाई रो, बस ये बचेगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया 2r अंडर रूट अपॉन में क्या भी होगा, हाँ वेरी गुड भाई, अपॉन में 3 भी होगा, बहुत बढ़िया, अपॉन में 3, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक समस्या तो नहीं है ना कुछ? पक्का? आज ही हमने इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन भी कर लिया, आज इस पे डिस्कशन भी कर लिया, ये एक अच्छी बात हुई, नहीं तो कल फिर से समझाना पड़ता काफ़ी कुछ। अब सीधे कल आते ही न्यूमेरिकल होंगे इस पर, इसके बाद यानी कि अब इसमें डिस्कशन जैसी कोई चीज़ नहीं बची। आपको कुछ पूछना होगा तो कल आगे पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने जितना इस पर बताना था बता दिया। थोड़ा आप सोचिएगा, आपके क्यूरियस क्वेश्चंस अगर कोई मन में उठ रहे होंगे तो कल आके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। ओके चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।